एक्सरसाइज 5 की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 9, जिसमें मैं आपको बता रहा था लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी में गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण में मैंने सबसे पहले बताया नर विषम युग्मकता, जिसमें कि पुरुष यानी नर के बारे में मैंने बताया कि उसमें अलग अलग युग्मक बनाने की क्षमता होती है। लेकिन उसके बाद मैं और भी तरीके विधि बताना चाहता हूँ, जिसमें स्पष्ट लिखा हूँ मादा विषम युग्मकता, यानी यहाँ नाम है मादा विषम युग्मकता, यानी मादा जिसमें कि अलग अलग युग्मक बनाने की क्षमता होती है, अर्थात आप कह सकते हैं विषम युग्मकी। मादा कैसी होगी? विषम युग्मकी होगी, जिसमें कि अलग अलग युग्मक बनाने की क्षमता होती है। इस तरह के लिंग निर्धारण में कई तरीके हैं, उनको एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है जो कि आपको भी अजीब लगेगा, पक्षियों में देखा जाता इसी तरह के चीजों को अपनाया था लिंग निर्धारण की विधि। जैसे इसमें पहला विधि मैं लिख रहा हूँ ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। कहने का मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय ZZ क्रोमोसोम्स। यहां पर ZZ ये जो है ये और ये दोनों लिंग गुणसूत्र है जो कि अलग अलग लिंग में है, तो नर और मादा ध्यान रखेंगे। इस तरह के लिंग निर्धारण की जो विधि होती है वह खास करके पक्षी है, सरीसृप है, ध्यान रखेंगे। पक्षी है, सरीसृप बढ़ के जाती हैं, कुछ मछलियां हैं, इनमें देखा जाता है, ये पाई जाती है इस तरह की विधि, जिसमें नर और मादा का जो लिंग गुणसूत्र देखा जाता है, मादा में ZW और नर में ZZ, एक समान समयुग्मकी, लेकिन इनके मादा क्या होंगे? विषम युग्मकी होंगे। नर में समयुग्मकी है ZZ, ऑटोसोम्स के साथ अगर इसको रखा जाए, ऑटोसोम्स दोनों में बराबर होते हैं। इनके जो युग्मक बनते हैं वो आप भी पीछे क्लास में देखे थे कैसे बनाया था, A+Z शुक्राणु युक्त A+Z, यानी कि यहाँ पर दोनों एक समान शुक्राणु बनते हैं, युग्मक बनते हैं, इसलिए इसको समयुग्मकी कहा जाता है। लेकिन इसमें अलग अलग बन रहा A+Z A+W, इस तरह से इसमें देख रहे अलग अलग युग्मक। तो आप भी समझ रहे हैं अगर इसका सम्मिश्रण इससे हो तो आप भी कह रहे हो AA+ZZ, लेकिन अगर इसका सम्मिश्रण इससे हो तो आपको भी लग रहा है AA+ZW। इसी तरह से इसमें भी होगा, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन है? मादा का अंडाणु। तो मादा अंडाणु यहाँ पर जिम्मेदार होती है लिंग निर्धारण के लिए। आपसे को पूछता है पक्षियों में किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है, आप कहेंगे मादा के द्वारा होता है, मादा के अंडाणुओं के द्वारा होता है। इसी तरह और भी मैं बताऊं नेक्स्ट विधि में क्या हो। बात कर रहा था लिंग निर्धारण में मादा विषम युग्मकता का, एक मैंने बताया ZZ दूसरा मैं बता रहा हूँ ZZ। इसमें आप देखेंगे तितलियां को, पतंगा मौत, जो हरे हरे रंग की छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि घास पे आते हैं, मौत कहते हैं उसको, या पतंगा कहते हैं, तितली पतंगा, इस तरह के जो कीड़े होते हैं इंसेक्ट्स ग्रुप में, इनमें देखा जाता है यही लिंग निर्धारण की विधि अपनाई जाती है। इसमें भी नर जो होगा समयुग्मकी, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन मादा जो होगी विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी है तो इसमें भी फिर अंडाणु बनेंगे दो तरह के, एक बनेगा Z गुणसूत्र युक्त और एक बनेगा Z गुणसूत्र रहित, एक बनेगा Z गुणसूत्र रहित। लेकिन यहाँ पर जो भी युग्मक बनेगा नर का वह बनेगा एक समान, Z गुणसूत्र युक्त ही शुक्राणु हर समय बनेगा। तो यहाँ पर आपका एक समान बन रहा है, लेकिन इसमें असमान, तो मेरे नाम के लिए कौन जिम्मेदार होगा? मादा। इसमें जब भी बनेगा इस तरह से देखा जाता है, इस तरह से ये नर संतति की उत्पत्ति करता है, लेकिन जब ये इससे मिलता है ये मादा संतति की उत्पत्ति करता है। अर्थात आप कह सकते हैं जिम्मेदार कौन है? मादा के अंडाणु, क्योंकि इससे तो दोनों में एक ही समान है। इस प्रकार आपको लिंग निर्धारण की विधि मैंने बताया। याद रखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, चाहे नर हो या मादा, कोई भी जीव है उनमें अगर आपको कहा था लिंग निर्धारण की विधि किसी भी प्रजाति के जीव है उसमें जो विषम युग्मक बनाते हैं, जिनमें अलग अलग युग्मक बनते हैं, वही जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण के लिए। जैसे तितली पतंगा में आपने कहा मादा, आपने पक्षी सरीसृप में कहा मादा, लेकिन आपने फल में मक्खी, मानव, स्तनधारी, ये सब में कहा पुरुष। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी मैंने बताया। आइए स्पेशली मानव का लिंग निर्धारण में समझाऊं। मानव में लिंग निर्धारण की मैं बात कर रहा था, तो मानव का लिंग निर्धारण में बताऊं, आप भी जानते हो स्तनधारी का सबसे विकसित प्राणी मानव है, जिसमें देखा जाता है नर मादा की पहचान, पुरुष और स्त्री की पहचान बाहर से ही कर लिया जाता है। बाहरी संरचना को देखकर इसी गुण को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
और यह गुण भी लिंग गुणसूत्र के कारण ही होता है। कहने का मतलब है इसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है मैं बताऊं। तो आप जानते हो पुरुष और एक लिंग होता है स्त्री, दो तरह के लिंग होते हैं। आप भी जानते हो पुरुष और स्त्री हैं, जिनको कि आप जानते हो इसमें आप डिनोट करते हो इस तरह से लिंग गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स और XY लिंग गुणसूत्र टोटल 46, और इसमें आप इंडिकेट करते हो इस तरह 44 ऑटोसोम्स XX लिंग गुणसूत्र यानी 46 टोटल। लेकिन जब इसका युग्मक आप बनाते हो शुक्राणु तो आपका बनता है 22 प्लस X 22 प्लस Y, यानी यहाँ पर दो तरह के लिंग गुणसूत्र का आपका टर्म हुआ और युग्मक का निर्माण हुआ। शुक्राणु दो तरह के, एक बना X गुणसूत्र युक्त, एक बना Y गुणसूत्र युक्त। लेकिन इसमें जब अंडाणु आप तैयार करवाते हो इसमें भी आपका बनता है, लेकिन एक ही समान बनता है। आप इसमें भी देख रहे हो आधा आधा ऑटोसोम्स का भी, आधा आधा लिंग गुणसूत्र का भी, इस युग्मक में आते हैं। जब इसको आप तैयार करते हो निषेचन क्रिया, जब आप निषेचन क्रिया के लिए आप कहते हो तो आप देख सकते हो निषेचन क्रिया में नर का युग्मक ऊपर 22 प्लस X 22 प्लस Y, मादा का 22 प्लस X 22 प्लस X। इसमें आप कॉम्बिनेशन बढ़ाते हो, निषेचन करते हो तो आपको दिखता है ये कॉम्बिनेशन 22 प्लस XY 22 प्लस XX 22 प्लस XY, इस तरह कॉम्बिनेशन मिला। सॉरी, यहाँ पर आपका 22 22 44 होगा, यहाँ पर 22 22 44 होगा, यहाँ पर भी 22 22 44 होगा, यहाँ पर भी 22 22 44 होगा। मेरा मिस्टेक हो गया। तो 44 44 XY XY इस तरह से आप जो देख रहे हो यहाँ पर दो तरह का आया 44 प्लस XX, जिसको आप फीमेल संतान कहते हो यानी कि डॉटर कहते हो। लेकिन 44 44 प्लस XY इस तरह का जो आता है कंपोजिशन, ये आपका मेल यानी कि सन। इस तरह से 50-50% नर और मादा का बोध करता है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज आप इसमें जानेंगे, ये जिम्मेदार है, यानी शुक्राणु का आनुवांशिक संरचना नर और मादा को भेद कर रहा, नहीं तो इससे तो नर और मादा का भेद ही नहीं होता, इसमें तो एक समान आते हैं। इससे याद रखेंगे पुरुष ही जिम्मेदार होता है मानव के शिशु लिंग निर्धारण के लिए। दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं शुक्राणु का आनुवांशिक संरचना ही शिशु लिंग निर्धारण में जिम्मेदार होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ। मैं बात कर रहा था आप लोग का, एक और चीज मैं इसी में बता दूं, हैप्लो डिप्लोइडी लिंग निर्धारण का एक और वर्ड्स है, इसमें कभी कभी आता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है जैसे कि मधुमक्खी आप जानते हैं, बर्रे जिसको आप बिड़नी अपने भाषा में कहते हैं, वास्प, इस तरह से कुछ जीव को आप जानते हैं। इस तरह के जीवों में देखा जाता है खास करके कि इसमें दो तरह के लिंग होते हैं, एक मादा और एक नर। लेकिन मादा जो होती है, नर जो होते हैं, मादा द्विगुणित संरचना को प्रदर्शित करती है। द्विगुणित लिंग जो होते हैं वो मादा को प्रदर्शित करता है, लेकिन आप अगुणित ध्यान रखेंगे नर को बोध करता है। किसको बोध करता है? नर को बोध करता है। यहाँ पर देखा जाता है, ध्यान रखेंगे, मादा के जो अंडाणु बनते हैं और नर के जो शुक्राणु बनते हैं, अगर ये निषेचन करता है तो अक्सर करके इससे मादा संतति की उत्पत्ति होती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है सिर्फ मादा विकसित होकर के संतान की उत्पत्ति करती है। ये जो मादा की जो उत्पत्ति होती है, सिर्फ संतान जो और बिना निषेचन का उत्पन्न होता है, उससे नर संतान होता है। ध्यान रखेंगे, नर अगुणित को इंडिकेट करेगा किसमें? मधुमक्खी, बर्रे, चींटी, आप देखे होंगे चींटियां, एंड्स, ये सब में देखा जाता है। दूसरी चीज मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे मधुमक्खी में आप देखते हो क्वीन, तो उसमें देखा था मादा जितनी भी होती है उसमें से एक ही ऐसी मादा होती है जो रॉयल जेली को पोषक पदार्थ ग्रहण करके अपने जीवन यापन को भ्रूण विकास करता है, तो वह क्वीन होती है, उसमें जनन क्षमता आ जाती है। लेकिन और जितने भी मादाएं होती है वो सभी और निषेध, वो उसमें जनन क्षमता नहीं होती है, जनन करने की क्षमता नहीं होती है। उनको आप एक ग्रुप में बांट देते हो, श्रमिक, जिसको वर्कर्स कहा जाता है। इसी कारण से इस तरह के जीवों में तीन सदस्य के रूप में समाज बनते हैं, नर, मादा और श्रमिक। श्रमिक भी मादा होती है लेकिन यह बिना फर्टिलाइजेशन यानी कि इसमें जनन क्षमता नहीं होती है, स्ट्राइल मादा होती है। इस तरह से हैप्लोडिप्लोइडी में भी लिंग धारण करने की विधि मैंने बताया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, नया टॉपिक है, जिसमें कि मैंने बताया म्यूटेशन शब्द का इस्तेमाल किया था सबसे पहले इगो डिब्रीज नामक साइंटिस्ट ने 1901। कहा जाता है एकाएक किसी भी जीव में, किसी भी जीवधारी में एकाएक अचानक अस्थायी परिवर्तन, एकाएक अचानक अस्थायी
वैसे लक्षणों का परिवर्तन जिसका वंशागति होता है, आनुवांशिक रूप से वंशागति होता है, उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। दूसरे भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं उत्परिवर्तन कायिक एवं जनन दोनों प्रकार कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जिससे डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम, उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिससे डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम में बदलाव आता है, जिससे जीव की जो उत्पत्ति उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी आणविक संरचना और बाहरी आकारिकी दोनों में बदलाव होता है। इसी प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। दोनों तरह की कोशिकाओं में देखा जाता है उत्परिवर्तन, कायिक कोशिका में भी और लिंग कोशिका में भी। लेकिन कायिक कोशिका में जो परिवर्तन होता है जीव के जीवन काल में ही समाप्त हो जाता है, इसकी वंशागति नहीं होती है। लेकिन लिंग गुणसूत्र में जो चेंजिंग होता है वह एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है, अर्थात उसकी वंशागति होती है। इसके बाद एक और चीज आप कह सकते हैं, जब जीव में बदलाव हो रहा है तो ऑटोमेटिक गुणसूत्र की संरचना में, गुणसूत्र की संख्या में इस समय परिवर्तन होता है। इसी आधार पर, इसी कारणों के आधार पर आप उत्परिवर्तन को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। कैसे कैसे ग्रुप में? जैसे कि गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, यानी सब मिलाकर कितना आप बांट सकते हैं? 3 स्टेज, 1, 2 और 3। तीनों स्टेज को अलग अलग बताता है। आप देख रहे हैं जीनोमिक उत्परिवर्तन, सबसे पहला मैंने कोड किया जिसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन कहा जाता है। जीवों में इस प्रकार का उत्परिवर्तन गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कोई भी प्रजाति है, जीव की किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर होती है, निश्चित होती है। लेकिन अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है अर्थात उस उत्परिवर्तन को आप कहेंगे जीनोमिक उत्परिवर्तन। इसको 2 ग्रुप में बांट रहे हैं। सबसे पहला पॉलीप्लॉइडी, नाम ही आपको पता चल रहा है, बहुगुणिता, यानी कि जीवों में जो गुणसूत्र का सेट होता है, द्विगुणित जो सेट होता है, अगर उसमें 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्या में वृद्धि होती है, सेट में वृद्धि होती है, उसको कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। खास करके इस तरह का एग्जाम्पल बहुत तरह का होता है, जैसे इसमें कहेंगे ट्रिप्लॉइडी, ध्यान रखेंगे टेट्राप्लॉइडी, इस तरह से ट्राई, ट्राई मतलब 3 सेट, जैसे कि ए इंडिकेट कर रहा हूं, टेट्रा 4, ए। देख रहे हैं मेरे बाबू? ऐसा केला में आपको देखने को मिलता है, इस तरह का पोटैटो में आपको देखने को मिलता है, इस तरह का टेट्राप्लॉइडी। ऐसे आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इसमें हेक्साप्लॉइडी दिखता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हेक्साप्लॉइडी कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो। इस तरह से पॉलीप्लॉइडी का कुछ एग्जाम्पल दिया, यानी कि जो गुणसूत्र की जो सेट होती है द्विगुणित अवस्था में, उसमें 2 या 2 से अधिक की वृद्धि होती है, उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसी तरह से एक और चीज मैं बता दूं, दूसरा नंबर एन्यूप्लॉइडी, ANEUPLOIDY, जिसको असुगुणिता कहते हैं, असुगुणिता। खास करके इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुणसूत्र की संख्या, द्विगुणित गुणसूत्र की संरचना, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में केवल एक गुणसूत्र की कमी अथवा एक गुणसूत्र की वृद्धि हो सकता है, 2 की भी कमी या वृद्धि, सिंपल सा कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। गुणसूत्र की संख्या में कमी अथवा वृद्धि को क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एज एग्जाम्पल, जैसे अगर लिखा रहे मोनोसोम, आप जानते हैं 2n से इंडिकेट करते हैं गुणसूत्र को, लेकिन एक कमी, मोनो मतलब 1, तो 2n-1। इसी तरह से अगर लिखा रहे नलीसोमी, नली मतलब 0 होता है, शून्य, नल वेक्टर आपने कहीं पढ़ा हुआ, नलीसोमी 2n-2 यानी 0। इसी तरह से अगर लिखा रहेगा ट्राइसोमी, ध्यान रखेंगे इसमें होगा 2n+1, ऐसे लिखा रहेगा टेट्रासोमी, 2n+2, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। इस पर कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, उसको भी इसी टॉपिक में आगे चल के बताऊंगा।